नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्म जैसी लगती है। एक ऐसा स्वर्ग जिसे बड़े शौक से बनाया गया, फिर बड़ी ही बेरहमी से लूटा गया और आखिरकार एक राष्ट्र के गौरव के रूप में वापस पा लिया गया। आज हम लाल किले के इतिहास की गहराई में उतरेंगे। ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, जहां हम समझेंगे कि कैसे लाल पत्थरों से बनी ये दीवारें सदियों का इतिहास, उसकी तकलीफ और उसकी शान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं इस बेहद दर्दनाक शायरी से। कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। आपने शायद ये पहले सुना हो, ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के आखिरी शब्द थे। एक बार सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। जिस राजवंश ने इतना विशाल और खूबसूरत किला बनवाया, उसके आखिरी बादशाह को अपने ही देश में अपनी पसंदीदा जगह पर दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। उनका निधन निर्वासन में, अपने घर से बहुत दूर हुआ। एक तरफ ये गहरा दुख और दूसरी तरफ उस किले की वो अद्भुत सुंदरता जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। ये कंट्रास्ट सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1, लाल किले का उदय यानी शाहजहानाबाद की नींव। बात है साल 1639 की, जब 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना। हाँ, वही जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। और यहीं से शाहजहानाबाद यानी आज की पुरानी दिल्ली की नींव पड़ी। इस लाल बलुआ पत्थर के स्मारक की विशालता की अगर हम कल्पना करें तो वो हैरान कर देने वाली है। लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ ये किला और इसका बाहरी परिमाप करीब 2.41 किलोमीटर है। सोचिए, इस विशाल ढांचे को पूरी तरह बनकर तैयार होने में पूरे 9 साल लग गए, 1639 से 1648 तक। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि अपने आप में पूरी तरह से सुरक्षित एक शहर था। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, शाही वास्तुकला की झलक। एक ऐसी विलासिता जिसकी हम शायद कल्पना भी न कर सके। किले के अंदर की दुनिया बिल्कुल ही अलग और अनोखी थी। जैसे छत्ता चौक, जो एक खास मीना बाजार था। यहाँ केवल महिलाओं को जाने की अनुमति थी, खासकर शाहजहां की बेटियों रोशनारा और जहांआरा के शॉपिंग के लिए। फिर था नौबत खाना, जो एक स्वागत कक्ष था जहां से शाही घोषणाएं होती थीं। और क्योंकि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था, यहाँ हर रविवार सुबह से शाम तक जोर जोर से ड्रम बजाए जाते थे। फिर आता है दीवाने आम, जो उस जमाने का सुप्रीम कोर्ट था। इसकी दीवारों पर लगे फूल कोई आम फूल नहीं थे, वो असली सोने से मढ़े हुए थे, जो रात के अंधेरे में भी चमकते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ संगीतकार ऐसे वायलिन बजाते थे कि किले के पंछी भी खिंचे चले आते थे। और दिल्ली की उस भयंकर गर्मी का क्या भाई, उससे बचने के लिए शाही वास्तुकला ने नहर बहिश्त का निर्माण किया, जिसका मतलब है जन्नत की नहर। ये कोई आम नहर नहीं थी, ये महलों के कमरों के ठीक बीच से होकर बहती थी। ये उस जमाने का एक बेहद एडवांस्ड और नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम था। मतलब बिना किसी एसी के शाही निवासियों को ठंडक और एकदम परम विलासिता का एहसास होता था। क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी, है ना। अब इस स्लाइड में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि मुसम्मन बुर्ज सिर्फ वास्तुकला का एक नमूना नहीं था। ये वो बालकनी थी जिसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से सोने से ढका हुआ था। और इसी वास्तुकला के चमत्कार का इस्तेमाल करके बादशाह आम लोगों से जुड़ते थे। रोज सुबह वो अपनी जनता को यहीं से दर्शन देते थे। ये शासक और शासित के बीच का एक बहुत ही सीधा और जरूरी संपर्क सूत्र था। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं चला। चलिए चलते हैं भाग 3 पर, कोहिनूर की लूट, वैभव का अंत। ये आंकड़े देखिए, ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस किले ने कितनी भारी आर्थिक और मानवीय कीमत चुकाई है। शाहजहां ने जो तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा था, उसकी लागत उस समय 9 करोड़ रुपए आई थी। 9 करोड़। वहीं दूसरी तरफ साल 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तो उसने लगातार 56 दिनों तक जो भयानक कत्लेआम मचाया, उसे रोकने के लिए उसने सिर्फ 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। एक तरफ बेशकीमती सिंहासन और दूसरी तरफ हजारों इंसानी जानें। ये तुलना सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और यहीं से कोहिनूर हीरे का वो दिलचस्प और कहें तो शापित सफर शुरू होता है।
शाहजहां के बाद यह हीरा मोहम्मद शाह रंगीला के पास आया। जब नादिर शाह दिल्ली आया तो एक जासूस नर्तकी ने उसे बता दिया कि रंगीला ने हीरा अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। नादिर शाह बहुत चालाक था। उसने दोस्ती का वास्ता देकर रंगीला के साथ पगड़ियां बदल लीं और कोहिनूर को अपने साथ तेहरान ले गया। वैसे ऐसा माना जाता है कि यह हीरा जिस भी राजवंश के पास गया उसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आखिरकार जब ये महारानी विक्टोरिया के पास लंदन पहुंचा तो इस बर्बादी के सिलसिले को तोड़ने के लिए इसे काटकर इसके 5 टुकड़े कर दिए गए। अब आते हैं उस दौर पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाग 4, 1857 और मुगलों का पतन। पतन की ये टाइमलाइन सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। 1648 में जिस शाहजहां ने इतनी भव्यता और शौक से इसे बनवाया था, सोचिए ये कितनी बड़ी और दुखद विडंबना है कि केवल 10 साल बाद 1658 में उसी के सगे बेटे औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। शाहजहां उस किले का सुख भोग ही नहीं सका जिसे उसने खुद अपनी आंखों के सामने खड़ा किया था। फिर 1739 में नादिर शाह की लूट हुई और अंततः 1857 में ब्रिटिश सेना के हमले ने इस महान साम्राज्य की बची खुची नींव को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और दिल तोड़ने वाली बात यह है कि मुगल युग और ब्रिटिश युग के बीच का ये विजुअल कंट्रास्ट देखिए। मुगल युग में जिन दीवारों पे सोने का पानी चढ़ा था और जहां संगमरमर के फर्श चमचमाते थे, ब्रिटिश राज में उन बेशकीमती महलों को सीधे सैन्य बैरकों में बदल दिया गया। संगमरमर बेरहमी से तोड़ दिए गए और उन खूबसूरत शाही कक्षों को खाना बनाने वाली रसोई बना दिया गया, जिसके धुएं से वे दीवारें बिल्कुल काली पड़ गईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई महलों को तो जेल में भी तब्दील कर दिया गया था। 1857 की क्रांति का वो समय जब ब्रिटिश सेना किले की ओर तेजी से बढ़ रही थी, तब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने सेना की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। जब स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई तो उन्हें उसी जमुना गेट से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जिसे उनके ही पूर्वजों ने बड़ी शान से बनवाया था। वो भागकर हुमायूं के मकबरे में छिप गए, लेकिन अंततः पकड़े गए और उन्हें हमेशा के लिए रंगून निर्वासित कर दिया गया। और ठीक यहीं हमारी कहानी वापस उसी दर्दनाक शायरी पर लौट आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। भाग 5, आज का लाल किला, राष्ट्र का गौरव। साल 1947 में भारत के इतिहास ने एक बिल्कुल नया और सुनहरा मोड़ लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले के लाहौरी गेट से स्वतंत्र भारत का पहला भाषण दिया। एक समय जो जगह ब्रिटिश दमन और औपनिवेशिक दास्ता का केंद्र बन गई थी, वो अब रातों रात राष्ट्र के गौरव और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक और भावनात्मक जीत थी। आज के समय में लाल किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल मात्र नहीं है। यहाँ हर सुबह भारतीय सेना राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ अपना झंडा भी फहराती है। साल 2000 में यहाँ एक बहुत ही दुखद आतंकवादी हमला भी हुआ था, जिसमें हमारे जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। आज भी यहाँ विजय दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पूरे गर्व और सम्मान के साथ मनाए जाते हैं, जो हमारे देश के रक्षकों की अदम्य भावना को दर्शाते हैं। ये दीवारें आज हमारी सुरक्षा और साहस का प्रतीक हैं। अकल्पनीय संपत्ति का स्मारक, एक भयानक कत्लेआम का गवाह और आज हमारे देश की परम स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक। ये अंतिम सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कैसे एक अकेला किला, लाल पत्थरों से बनी ये खामोश दीवारें एक पूरे राष्ट्र की आत्मा, उसके दर्द और उसके गौरव को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी अब आप इन लाल दीवारों को देखेंगे तो ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी नजर आएगी। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।